इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स और स्केलर्स क्या है, हम इसको पहले समझते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से अराइज होता है। तो इसको समझने के पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिक्स में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, कुदरत के कवानीन को एक्सप्रेस करते हैं, या फिजिक्स में जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं उन सब चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बेसिक टाइप्स के हिसाब से दो हिस्सा में डिवाइड किया था। एक होता है कि जिसको हम बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जो फिजिक्स का बेस होती है, जो कि स्पेसिफिक है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक 7 है। जो उन क्वांटिटीज को मिलाकर जब हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं जो उन बेसिक से मिली हुई है, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। वो बहुत सारी होती हैं। एक तो ये हमारी जो है वो टाइप से बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के, ये हमारा डिफरेंट लेक्चर है। इधर हम देखते हैं कि अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब करें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके पास दो चीजें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद दो चीजें होती हैं। पहली चीज जो फिजिकल क्वांटिटी के पास होती है वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, एक एब्सोल्यूट हम नंबर कह सकते हैं, मॉड्यूलस कह सकते हैं। ये एक नंबर होता है जो फॉर सपोज हम कह सकते हैं 1 2 3 4, ये सिंपल नंबर्स हैं, तो ये मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। दूसरा, उसको जरूरत पड़ती है यूनिट की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या होता है? एक हमारे पास स्पेसिफिक टूल है। यूनिट हमारे पास एक स्पेसिफिक टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ 20 30 40, तो ये सिंपल नंबर हो गए। लेकिन अगर मैं 20 मीटर्स 30 सेकंड एंड 50 किलोग्राम कहूँ तो ये आप कहेंगे कि मैं लेंथ, मास और टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये यूनिट्स होते हैं। दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है। ये भी हमें पता है कि क्वांटिटीज बेसिक हो सकती हैं और ड्राइव्ड हो सकती हैं, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा एक और चीज की जरूरत पड़ती है। यानी जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, जब उनके हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी उनको उनकी वजाहत करते हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ उनके डायरेक्शन की नीड भी पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो हम उनको वेक्टर्स कहते हैं। और जो नॉर्मल क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े तो हम उनको स्केलर कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो दो तरीकों से हमने क्लासिफाई हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स और बेसिक टाइप्स। तो वो क्या था? वो हम उनको फंडामेंटल कहते हैं या बेस क्वांटिटी, और हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, हम इसको कहते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर्स। तो इस चैप्टर में हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स, हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है? तो हम इसको अगर ज्यादा से डिफाइन करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने
बेसिक डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ये बेसिक नेचर के हिसाब से टाइप्स है और ये बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑन द डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टाइप्स है वेक्टर्स और स्केलर्स। यानी जब हम फिजिकल पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, अगर उनको मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की नीड भी पड़े तो उन क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहते हैं, और जब ना पड़े तो स्केलर्स। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, स्पीड, डेंसिटी वगैरह, ये सारी जो है स्केलर क्वांटिटीज है। जब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें किसी भी डायरेक्शन वगैरह की नीड नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, यानी किसी चीज़ को अगर हम किसी डायरेक्शन में थ्रो करें, मूव करवाएं, किसी मिसाइल को टारगेट करें, किसी बुलेट को फायर करें, किसी बॉल को थ्रो करें या किसी डायरेक्शन में किसी चीज़ को मूव करवाएं, तो वहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्पीड का नहीं आता, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। आप अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहाँ आप डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर होता है, वो किसी डायरेक्शन में किसी न किसी डायरेक्शन में होती है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड अर्थ होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल है और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है और ख़ास बात यह है कि वेक्टर्स जो है वो मैथमेटिक्स की एक फील्ड है, एक ब्रांच है। इस तरह से अगर हम बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर एक फील्ड के अपने रूल्स हैं, यानी उनके जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट रूल्स से अप्लाई यानी सॉल्व होते हैं। अलजेब्रा के अगर हम बात करें, मैट्रिसेस के, सेट्स के, ज्योमेट्री के, तो उनके डिफरेंट रूल्स हैं। इसी तरीके से वेक्टर भी एक मैथ की फील्ड है, तो इसके अर्थमेटिक जो रूल्स होते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो डिफरेंट है। अब स्केलर क्वांटिटीज तो सिंपल होती हैं, उनको हम बेसिक या सिंपल अर्थमेटिक रूल से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड वगैरह कुछ कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह की डिफरेंट रूल्स है। इस चैप्टर में या इन टॉपिक्स में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उसकी लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद हम वेक्टर के बारे में ज़्यादा जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशंस लिखें तो वेक्टर्स और स्केलर्स की, तो ये हो जाएगा स्केलर और मैं इधर लिखता हूँ वेक्टर। अगर हम इनके सिंपल तरीके से इन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो स्केलर्स क्या होती हैं? क्वांटिटीज which only require magnitude and unit। वेक्टर क्या होते हैं? Those quantities which require magnitude, unit and specific direction for their complete description are called as vectors। अब स्केलर्स क्या है? नॉन डायरेक्शनल, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज। वेक्टर्स क्या है? डायरेक्शनल क्वांटिटीज। वेक्टर्स ऑलवेज नीड a direction, a specific direction to explain themselves। डायरेक्शन, डायरेक्शनल क्वांटिटीज हैं ये, हमेशा इनको डायरेक्शन की नीड पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्लेन अ वेक्टर। एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम कहें स्पीड, मास, टाइम, डेंसिटी, वर्क वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे स्केलर से। इसी तरह वेक्टर्स के अगर हम
एग्जाम्पल देख लें तो वो हमारे हैं वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो स्केलर्स की सिंपल अरिथमेटिक रूल से होती है। तो अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड एडिशन, ये चारों जो ऑपरेशन है वो सिंपल अरिथमेटिक रूप से होते हैं स्केलर क्वांटिटीज के, जबकि फॉर वेक्टर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देयर आर स्पेसिफिक रूल्स। डिवीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर्स, पॉसिबल इन वेक्टर्स। हम अगर पढ़ेंगे आगे तो सिर्फ वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलर्स के बारे में ये जो बेसिक चीजें हैं इनके बारे में हमें पहले से ही पता है कि एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से होती है। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो वेक्टर्स के बारे में होगा। सिंपल हमने इसका इंट्रो देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर है तो हम उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। अब हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की जो है वो स्टडी करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उनको दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर हम वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट करें तो हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड, और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड्स में हम जो है वो वेक्टर्स को दो तरह से लिखते हैं। एक हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स और एनी लेटर, उसके ऊपर देते हैं एरोहेड एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, स्मॉल हो या कैपिटल हो, अगर हम उनके ऊपर वेक्टर्स के ऊपर एरोहेड दे दें तो ये सिंबॉलिक मेथड है। और इसके अलावा हम अगर एरोहेड नहीं दे रहे तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड लेटर्स। ये मेथड इससे हमें पता चलेगा कि ये वेक्टर्स हैं, बोल्ड लेटर्स। इस मेथड को हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम जो है वो वेक्टर्स को एक लाइन से ड्रा करते हैं। फॉर सपोज मैं एक सिस्टम में अभी आपको पढ़ाऊंगा, उस सिस्टम के मुताबिक हम देखेंगे कि वो लाइन किस तरह से ड्रा होती है। लेकिन अगर मैं बता दूं, इसको डिफाइन कर लूं
तो हम ग्राफिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को एक लाइन से ड्रा करते हैं, जो लाइन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है और उसके साथ इसका यूनिट भी होता है। जैसे मैं अगर इसको 10 यूनिट्स को कहूँ तो ये यूनिट्स कोई भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह। ये जो एरो होता है ये इसके डायरेक्शन को शो करता है। इस मेथड को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। एरो जो है वो डायरेक्शन शो करता है। ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास कुछ सिंपल जो है वो रूल्स हैं या सिंपल चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। वो ये है कि फॉर ग्राफिकल मेथड, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम अगर किसी वेक्टर जिसकी लेंथ फॉर सपोज 50 किलोमीटर है उसको ग्राफिकली दिखना चाहें तो हम 50 किलोमीटर तो ड्रा नहीं करेंगे ना, हम सपोज करेंगे कि 50 किलोमीटर में से अगर फॉर सपोज हमारी क्वांटिटी है तो उसको 10 किलोमीटर को हम फॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल करेंगे। ये हम स्केल एक सिलेक्ट करेंगे, उस स्केल के मुताबिक जो है वो हम इसको ड्रा करेंगे, उसकी लेंथ जो है वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, वो स्केल सूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो हम ड्रा कर सकते हैं। दूसरा काम, जो स्केल हमने सिलेक्ट की है हम उसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक एक लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा अ लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। तीसरी बात, स्केल के मुताबिक जो मैग्नीट्यूड हमने बनाया है लिखा है उसके मुताबिक हम लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हम उसको जो वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास स्पेसिफाइड है उस डायरेक्शन में उस लाइन को हम एरोहेड देंगे। पुट एन एरोहेड इन वेक्टर्स डायरेक्शन। फॉर सपोज अगर मैं इसको कहूँ 50 किलोमीटर, अगर इसको मैं लिखूँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। फॉर सपोज अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर, और मैं इसका डायरेक्शन भी फॉर सपोज इस तरफ लिखता हूँ तो ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से हम जो है वो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेथड सिंबॉलिक है और ये जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफिकल मेथड में जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक सिस्टम की नीड पड़ती है, उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसको हम एक्स वाई जेड वगैरह एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या होता है, कोई भी चीज होती है, कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी पोजीशन जो है ना फाइंड करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी एक फॉर सपोज बेसिक ओरिजिन या किसी एक जगह के मुताबिक कहाँ पर है। अगर आप किसी बंदे की पोजीशन फाइंड करना चाहें एक मखसूस स्पेसिफिक जगह के मुताबिक तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर फॉर सपोज आप 2 डायमेंशन में 2 डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आप उसकी लेंथ और विड्थ देखेंगे, या आप एक्स और वाई एक्सिस में देखेंगे जिस तरह से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ के वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसकी मेजरमेंट 3 डायरेक्शन में करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट में। जब हम किसी भी चीज़ को 2 डायरेक्शन में देखते हैं तो इसको वेक्टर्स की स्टडी में हम प्लेन कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्टडी, 2 डायरेक्शनल स्टडीज कॉल्ड एज प्लेन। अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे एक्स वाई जेड यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तो हम उसको स्पेस कहते हैं। किसी भी चीज की स्टडी इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, पहले हम इसको देख लें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट
सिस्टम। टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन को हम प्लेन कहते हैं। इट consists of two mutually, दो बाहिमी perpendiculars perpendicular lines। It consists of two mutually perpendicular lines, हम जिनको x and y कह सकते हैं, starting from same point called origin। एक सेम पॉइंट से वो स्टार्ट होते हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी ये ओरिजिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है। ये टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। एक पॉइंट आप याद रख लें, जब हम किसी भी वेक्टर को ड्रा करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच में, अगर फॉर सपोज अगर मैं कोई वेक्टर बात करूं, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के मुताबिक जा रहा है या उसके रिलेटेड किसी जगह पर जा रहा है, तो वहां पर हम एंगल की बात करेंगे। एंगल क्या है? एंगल एक हम इसको कह सकते हैं कि जब अगर ये एक में लाइन ड्रा करूँ तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ये दोनों तरफ से क्लोज है, और अगर मैं इस तरह से ड्राया करूँ तो ये एक लाइन है ओपन दोनों तरफ से। लेकिन अगर मैं कोई लाइन इस तरह से ड्रा करूँ कि एक तरफ से ओपन और दूसरी तरफ से क्लोज हो तो हम इसको रे कहते हैं। एंगल क्या होती है? टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट से दो अगर रेज स्टार्ट हो तो वो एक एंगल बनाते हैं। ये एक रे है, दूसरा ये रे, इस पॉइंट से ये शुरू हो रहे हैं तो ये एक एंगल बना रहे हैं। एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से ये इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल देखेंगे हम, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा पॉजिटिव होती है, और उसी तरह से हम जो है वो इसको देखेंगे। जब हम किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशनल प्लेन में देखते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ एक एंगल की नीड पड़ती है। वी नीड ओनली वन एंगल एंड टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें एक एंगल की जो है वो नीड पड़ती है। अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो इन थ्री डायमेंशनल सिस्टम जिसको हम स्पेस कहते हैं, थ्री डायमेंशनल सिस्टम को हम कहते हैं स्पेस। हमारे पास तीन लाइन्स होती है, एक्स वाई और जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इन तीनों लाइन के लिए हमारे पास तीन एंगल होना जरूरी है। इन थ्री डायमेंशनल जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं या जिसको हम स्पेस कहते हैं। टू लाइन्स, टू डायमेंशनल सिस्टम इज कॉल्ड एज प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल सिस्टम इज कॉल्ड एज स्पेस। अब अगर हम देखें अगर हम वेक्टर्स की एडिशन की बात करें, सिंपल रूल्स की बात करें, तो वेक्टर की अगर ग्राफिकल एडिशन देखें हम तो सिंपल ग्राफिकल एडिशन वेक्टर्स की या सब्ट्रैक्शन होती है
हेड टू टेल रूल के मेथड के मुताबिक। सिंपल मेथड, सिंपल एनालिसिस। हेड टू टेल रूल मेथड क्या होता है? फॉर सपोज हमारे पास 2 या 3 वेक्टर्स हैं जो हमें दिए गए हैं। अगर हम पहले एक वेक्टर ड्रा करें जो फर्स्ट वेक्टर है, उस वेक्टर को ड्रा करने के बाद हम सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करें। अगर ज्यादा वेक्टर्स हैं तो थर्ड सेकंड के टेल के साथ, हेड के साथ अटैच करें थर्ड का जो है वो टेल। यानी हेड टू टेल रूल का मेथड आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको लिखूं ये हो जाएगा ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसका सिंपल रूल है, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? सिंपल। फॉर सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये ए, और ये हमारे पास वेक्टर है बी, और हमारे पास तीसरा कोई वेक्टर है सी। 3 वेक्टर्स हैं। अगर हम इन वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करेंगे, हम इसको अभी विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो ये इनकी एडिशन क्या होगी? हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट वेक्टर रखना है, जो उसका डायरेक्शन होगा हम उसको उसी डायरेक्शन में रखेंगे। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर ए, उसके डायरेक्शन में। बी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखेंगे, उसी के डायरेक्शन में इसको रखेंगे। फॉर सपोज ये अगर मैं ड्रा करूं, शायद मुझसे कोई गलती हो जाए, सॉरी, ये बी वेक्टर। सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, हम इसको इसी तरह से रखते हैं। फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड के साथ। हेड टू टेल का मतलब क्या है? पहले का हेड दूसरे का टेल। इसको ड्रा कर लिया, फिर इसका हेड इसका टेल, वेक्टर खत्म हो गए। अब क्या करेंगे हम कि इनकी एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को शो करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो यहां से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ उसका टेल अटैच करेंगे, यानी यहां से स्टार्ट होगा और खत्म होगा लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। टेल टेल के साथ अटैच करेंगे, हेड हेड के साथ। ये जो वेक्टर है जो फर्स्ट को लास्ट से अटैच कर रहा है, ये इन वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ये, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या है? जो वेक्टर सारे वेक्टर्स का इफेक्ट जाहिर करे, सबकी जगह पर हम एक वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है, या सम वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिंपल जो मेथड होता है, इस सिंपल मेथड को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये सिंपल ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद जब हम रेजोल्यूशन वेक्टर की करेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अलग करेंगे, यानी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, तो हम जो है वो वहाँ पर ग्राफिकल एडिशन करेंगे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वेक्टर्स की। ये सिंपल एडिशन है, इसको मैं 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन सिस्टम में भी लिख सकता हूँ। और सपोज अगर ये 2 डायमेंशन सिस्टम है तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये सिंपल एडिशन हो जाएगी वेक्टर्स की। इस रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इसकी मैं डेफिनेशन सिंपल है, इस वजह से ये नहीं दिख रहा। अब हम आ जाते हैं कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। मुख्तलिफ वेक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ की कैटेगरीज होती हैं। कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड 0 होता है, कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इस तरह से मुख्तलिफ वेक्टर्स के टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं अभी। तो वेक्टर्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर सपोज अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स को।
क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? हैविंग दोज वेक्टर्स having same magnitude and direction. वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम जो है वो इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। फॉर सपोज अगर एक वेक्टर ये है ए और बी वेक्टर का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यही है, दोनों सेम है, इक्वल भी है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा टाइप स्टडी कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। वो वेक्टर जिनका सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भले ही सेम ना हो, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं, हैविंग सेम डायरेक्शन ओनली, तो हम इसको कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वो इक्वल हो जाएगा, और अगर सिर्फ डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। फॉर सपोज अगर ये ए है, अगर मैं सी वेक्टर ड्रा करूं या बी है तो सी वेक्टर में ड्रा कर लूं, मैग्नीट्यूड इसका कम या ज्यादा हो सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम हो तो हम इसको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, फॉर सपोज ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी या सी या डी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ दो वेक्टर्स का अपोजिट हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री पर हो, तो हम उनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद हम नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। क्या है नेगेटिव वेक्टर? ऐसा वेक्टर, यहाँ दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एक वेक्टर फॉर सपोज हमारे पास है, ए वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन इसके, इस वेक्टर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें यानी इसका नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो वो क्या होगा? बी होगा। बी वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर होता है क्या? किसी वेक्टर का वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक वेक्टर के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करें एंड इक्वल मैग्नीट्यूड हो उसका, तो हम उसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जब दो वेक्टर, एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड होते हैं तो हमें मिलता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। आप देखें ना, अगर आप एक वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर से, नेगेटिव वेक्टर से ऐड करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको भी तो हम वेक्टर के एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसको भी तो हम कुछ ना कुछ कहें ना, जीरो भी तो एक वेक्टर ही होगा। तो जीरो को अगर हम सिंपल नंबर कहते हैं तो ये वेक्टर के एडिशन या वेक्टर के रूट्स के अपोजिट होगा। तो वो जीरो मैग्नीट्यूड जो होता है, जो एक वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर के ऐड करने के साथ हमें मिलता है, उसको हम नल और जीरो वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसका डायरेक्शन उसका आर्बिट्ररी होता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, हमें पता नहीं उसके डायरेक्शन के बारे में। अगर हम ये कहें कि उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो ये भी
वेक्टर के रूल के अपोजिट है। और अगर स्पेसिफाई कर दे कि ये है तो ये भी अपोजिट है। हम कहते हैं कि उसका कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, उसको हम जीरो से शो करते हैं। और ये जिस तरह से ना जीरो आम नंबर में वो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर हम उसको यूज करते हैं, इसी तरह से नल वेक्टर को हम एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैं अगर इसको लिखूं तो नल वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इसको हम क्या इसको डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय जीरो एंड is used is additive identity for vectors। यानी अगर किसी वेक्टर से हम नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो उन वेक्टर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसको एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स कहते हैं। ये था नल वेक्टर। इसके बाद हमारे पास दूसरे वेक्टर भी आ जाते हैं या उसके टाइप्स आ जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, फॉर सपोज ये वाई एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास ये ए, अगर इस वेक्टर को हम डिस्प्लेस करें, इसको अपने पैरेलल डायरेक्शन में, यानी यहां से लेकर हम इसको यहां पर पुट करते हैं, इसको मैं बी नाम दे दूं या ए नाम दूं, तो ये वेक्टर इसका फ्री वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर ए वेक्टर का फ्री वेक्टर है, इसको इसी के डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। इस टाइप के वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं, यानी वेक्टर which can be displaced parallel to itself। ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकें तो उसको हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से एक और टाइप वेक्टर का होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के नाम से जाहिर है कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यानी 1 होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सारे वेक्टर्स के हम टाइप पढ़ते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर होता है। क्यों? एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होता है वो ही डायरेक्शन है जो किसी भी वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन होता है। फॉर सपोज अगर हम यूनिट वेक्टर को लिखें तो कोई भी अगर वेक्टर है, फॉर सपोज अगर ए वेक्टर है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक यूनिट वेक्टर। अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो ए वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। यानी अगर हम एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर को हटा दें तो वो वेक्टर नहीं रहेगा, स्केलर हो जाएगा। इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने वाली जो चीज होती है वो इसका यूनिट वेक्टर होता है। तो इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी और यूनिट एंड is in
डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ये गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। ये भी कह सकते हैं हम कि इट स्पेसिफाइज या इट इज द वेक्टर, it is a vector which is responsible for direction of any vector, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव या रिस्पॉन्सिबल यही होता है, यूनिट वेक्टर। डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। इट इज डायमेंशनलेस एंड इसका कोई डायमेंशन ना ही कोई यूनिट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, सिंपली यूनिट वेक्टर इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा फॉर यूनिट वेक्टर। अब अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी सरफेस है उसके नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम एन कहते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम ये केप देते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जे की तरफ जो वेक्टर होता है उसको जे से, तो जेड वाई की तरफ जो वेक्टर होता है उसको जे से, और जेड एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कोई दूसरे वेक्टर की टाइप पढ़ेंगे तो वहां पर हम किसी दूसरे लेटर से भी किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम आई जे के एक्स एन वगैरह से यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर डेट यूनिट वेक्टर से ही वेक्टर का डायरेक्शन बनता है, और यूनिट वेक्टर ये होता है जो वेक्टर के डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम आगे देखें तो एक और टाइप हमारा हो सकता है वेक्टर का, जिसको हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, फॉर सपोज अगर हम किसी भी वेक्टर को अगर फर्स्ट हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो वेक्टर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर फॉर सपोज अगर ये ए वेक्टर है, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये एक्स हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट, और ये इसका आई यूनिट वेक्टर, ये एक्स मैग्नीट्यूड है और इसका यूनिट वेक्टर ये, प्लस वाई कंपोनेंट और इसका यूनिट वेक्टर ये जे। इस तरह से हम जेड वगैरह में भी लिख सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन के बाद जो है वो इसको हम इस तरह से वेक्टर्स को लिखना शुरू कर देंगे, यानी यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट के फॉर्म में हम वेक्टर्स को लिखेंगे, लेकिन हम ये रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग और स्टडिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी हम सिंपल इसको लिख लेते हैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की, फॉर सपोज अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसकी तरफ आई कंपोनेंट, इसकी तरफ जे यूनिट वेक्टर है। अगर कोई पॉइंट है ये पी, इस पॉइंट को ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये कर रहा है, तो इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको अगर मैं आर नाम दे दूं फॉर सपोज, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू एक्स मैग्नीट्यूड इन द एक्स डायरेक्शन और इसका यूनिट वेक्टर, वाई मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन और ये इसका यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है, इट डिनोट्स or represents position of a point in coordinate system
विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट की ये जो वेक्टर पोजीशन शो करे उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। ये डिफरेंट टाइप्स से वेक्टर्स के जो हमने स्टडी किए। अगर हम ये देखें कि इसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं कि फॉर सपोज एडिशन हमने सिंपल रूल्स देखे हैं, इसके अलावा हम एडिशन के डिफरेंट रूल्स देखेंगे इन द कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। और अभी हम ये देखते हैं कि फॉर सपोज अगर कोई वेक्टर है उसके साथ हम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे किसी भी वेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें किसी वेक्टर की किसी भी स्केलर नंबर की वेक्टर के साथ तो क्या होगा कि फॉर सपोज आप अगर किसी वेक्टर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर ही रहेगा, वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। वो वेक्टर ऐसे नहीं कि आप एक स्केलर नंबर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर स्केलर बन जाए, ऐसे नहीं होता। आप स्केलर ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर। तो वेक्टर के साथ अगर आप स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा, स्केलर नहीं होगा। हाँ, दूसरी चेंज आ सकती है, वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टेंट जो होगा, आप एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट रिमेन्स अ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ और द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलर के हिसाब से। अगर स्केलर नंबर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और बढ़ जाएगा। और स्केलर का अगर मैग्नीट्यूड कम है तो वो जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में चेंज इफ स्केलर नंबर स्केलर वेक्टर magnitude is scalar number is large or small, बड़ा हो या छोटा उसके बेसिस पर होगा। डायरेक्शन में चेंज, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्वांटिटी स्केलर नहीं होगी, वेक्टर ही होगी। हाँ, वेक्टर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि जब हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा और डायरेक्शन सेम ही होगा। और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उतने गुना जितने गुना आप स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाई करें। स्केलर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है स्केलर का तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है यानी माइनस साइन उसके साथ है, अगर आप वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज तो होगा लेकिन उस नेगेटिव साइन की वजह से उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि डायरेक्शन में चेंज और मे नॉट चेंज होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि किस चीज पर। नंबर इज नेगेटिव, स्केलर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इस चीज पर डिपेंड करता है। इसके स्केलर का जो है वो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके बेसिस पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर सपोज अगर हमारे पास n एक स्केलर नंबर है और हम a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n अगर हम a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n और a का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये n टाइम्स
हाफ ए हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड n टाइम्स हाफ ए हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा और इसका डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर ये माइनस है तो ये n टाइम्स हाफ ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यानी ये इस तरफ था पहले तो अब ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरह से, मैग्नीट्यूड तो उसका इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। जब स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के ऊपर ये जो है वो इफेक्ट्स होंगे। ये कुछ सिंपल चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की है। अगले लेक्चर में हम जो है वो वेक्टर के दूसरी जो है वो टॉपिक्स स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।